एक्सएम स्टडी में आप लोग का फिर से स्वागत है। बिहार एलआरसी अमीन क्लर्क और एएसओ के लिए आप लोग का एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दिया गया है। तो 4 अगस्त से आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो इसलिए मैं आप लोगों को जो भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद के बारे में पूरा जानकारी देने आया हूँ। जो भी बच्चे अभी तक मेरे चैनल पर नहीं ज्वाइन किए तो कम से कम आप लोग इस चैनल से जो ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आप लोग को डेली यहाँ पे फुल प्रैक्टिस सेट कराया जाता है और सब्जेक्ट वाइज फुल टेस्ट भी कराया जाता है। अगर आप लोग मेरा टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से जाकर के आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और अपने स्कोर को बूस्टअप कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्या है कि भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद के बारे में जानकारी लेते हैं, क्योंकि इस अनुच्छेद से कम 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग को एलआरसी में जरूर मिलेगा। तो जितना भी मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, तो चलिए पहला क्या है आप लोग को देखिए। अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 1 में दिया गया है कि आप लोगों को संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 5 से 11 में क्या है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया कि विधि के समक्ष समानता, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। और क्या अनुच्छेद 17 में क्या है? असंप्रदिष्टता का अंत। और अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। अब देखिए फिर से एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 5 से 11 में क्या है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 17 में क्या है? असंप्रदिष्टता का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। और इसके साथ आगे देखिए कि अनुच्छेद 19A में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21A में क्या है? 16 से 14 वर्षों के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 24 में क्या दिया गया कि कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिषेध। और अनुच्छेद 25 में क्या है कि धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता करना। और अनुच्छेद 32 में क्या है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी तरह से क्या अनुच्छेद 37 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं न्यायालय में अपरिवर्तनीय। ये मैं जितना भी आप लोग को अनुच्छेद बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है आप लोग को भारतीय संविधान का। तो एक बार फिर से हम लोग रिविजन करते हैं कि अनुच्छेद 17 में क्या और संप्रदायता का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या? उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद 19A में क्या? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 21 में क्या? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। उसके साथ साथ क्या? अनुच्छेद 21A में क्या? 6 से 14 वर्षों के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। उसके बाद अनुच्छेद 24 में क्या है? कारखाना में बालक का नियोजन का प्रतिषेध। और इसी तरह से अनुच्छेद 25 में क्या है? धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता करना। और अनुच्छेद में क्या 32 में क्या बताया गया कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके साथ अनुच्छेद 37 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं न्यायालय में अपरिवर्तनीय। चलिए अगला देखते हैं क्या है अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 38 में क्या दिया गया? लोक न्यायकारी राज्य की स्थापना। उसके साथ अनुच्छेद 39 में क्या है? निःशुल्क विविध सहायता। उसका अनुच्छेद 40 में क्या है? देखिए ग्राम पंचायतों का संगठन करना। करने के बाद अनुच्छेद 40 क्या है कि ग्राम पंचायतों का संगठन करना। उसके साथ साथ अनुच्छेद 44 में क्या है? देखिए समान नागरिक संहिता। फिर से हम लोग इसका रिविजन कर लेंगे कि क्या है। अनुच्छेद 38 में क्या? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसके साथ जो अनुच्छेद 39A में क्या? निःशुल्क विविध का सहायता करना। अगला क्या? अनुच्छेद 40 में क्या? ग्राम पंचायतों का गठन। इसके साथ अनुच्छेद 44 में क्या? समान नागरिक की सहायता। जितना भी मैं आप लोग को 2 बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो को देखते देखते लास्ट में आप लोग को कम से कम 50% ये आप लोग को जितना भी आप लोग को आर्टिकल है याद हो जाना चाहिए। इसलिए मैं आप लोग को 2 बार बता रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और जितना भी आर्टिकल्स रिलेटेड इंडिया का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। कम से कम आप लोग इतना भी कर लीजिएगा। इससे अगर जब भी आप लोग को अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार एलआरसी में तो 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इससे फिक्स रहेगा। चलिए अगले क्या है देखिए कि अनुच्छेद 47 में क्या है? देखिए पोषण का अधिकार एवं मादक पेय पदार्थ। और उसके साथ अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन संगठन। उसके बाद क्या? अनुच्छेद 50 में क्या देखिए? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण करना। इसका अनुच्छेद 51 में क्या दिया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 51 को में क्या है? मूल्य कर्तव्य। याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 51 को में मूल्य कर्तव्य। उसके बाद अनुच्छेद 52 में क्या है? देखिए भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया अनुच्छेद 52। और अनुच्छेद 53 क्या होता है? संघ की जो है ना कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बताया गया। और अनुच्छेद 54 क्या है? आप लोग को राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अनुच्छेद 54 में दिया गया। फिर से हम लोग डिवीजन कर लेते हैं क्या? अनुच्छेद 47 में क्या? पोषण का अधिकार एवं मादक पेय पदार्थ। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 50 में क्या? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण। अनुच्छेद 51 में क्या? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। उसका अनुच्छेद 51 को में याद रखिएगा मूल्य कर्तव्य। इसके बाद अनुच्छेद 52 में क्या याद रखिएगा? भारत का राष्ट्रपति के बारे में। उसका अनुच्छेद 53 में क्या है? संघ की कार्यपालिका के बारे में। उसका अनुच्छेद 54 में याद रखिएगा जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अनुच्छेद 54 के अंतर्गत आता है। चलिए अगले फिर से हम लोग चलते हैं जितना भी है। अब देखिए अनुच्छेद 55 में क्या दिया गया? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। जो अनुच्छेद है ना आप लोग को 55 वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। अगला क्या है? अनुच्छेद 56 क्या है? राष्ट्रपति जो है ना उसके
जो विधि होता है। उसके बाद क्या अनुच्छेद 60 क्या है, राष्ट्रपति के शपथ। याद रखिए अनुच्छेद 60 में जो है ना राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताता है। उसके बाद अनुच्छेद 61 क्या है, आप लोग देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 61 क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। इसका अनुच्छेद 63 क्या आप लोग को देखिए भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि अनुच्छेद 53 क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। इसी तरह से याद रखिए आप लोग अनुच्छेद 71 जो है ना राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। कहने के बाद अनुच्छेद 71 जो है ना आप लोग को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित विषय के बारे में बताया गया। इसके बाद क्या अनुच्छेद 72 क्या है, देखिए क्षमादान की शक्ति। कहने के बाद जो आप लोगों को जो शक्ति दिया जाता है क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है, 72 के अंतर्गत आता है। इसका अनुच्छेद 76 में देखिए भारत के महान्यायवादी, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग को, जो भारत के महान्यायवादी बहुत ही इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद किसमें 76 में दिया गया है कि भारत के महान्यायवादी। चलिए अगला अनुच्छेद क्या है, इसके बाद कह रहा है कि अनुच्छेद 79 जो है ना संसद का गठन, जो संसद का गठन के बारे में अनुच्छेद 79 में बताया गया है। इसके बाद कि अनुच्छेद 80 में देखिए क्या राज्यसभा की संरचना। याद रखिए अनुच्छेद 80 में जो है ना राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 81 में क्या बताया गया, याद रखिए लोकसभा की संरचना। याद रखिए लोकसभा की संरचना कब है, अनुच्छेद 81 में बताया गया। इसी तरह से अनुच्छेद 108 में देखिए क्या है, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। कहना कुछ ऐसा दशा जिसमें दोनों जो सदनों की संयुक्त बैठक है वो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आता है। इसके बाद याद रखिए अनुच्छेद 110 याद रखिएगा जो धन विधेयक की परिभाषा। याद रखिए धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया अनुच्छेद 110 में। इस बार याद रखिए अनुच्छेद 112 जो है ना वार्षिक वित्तीय विवरण। याद रखिए वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में अनुच्छेद 112 में बताया गया। इसके बाद याद रखिए अनुच्छेद 127 जो है ना संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। याद रखिए अनुच्छेद 127 में बताया। इसके बाद याद रखिए अनुच्छेद 124 में क्या बताया, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। याद रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 124 जो है ना उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया। इसको याद रखिए अनुच्छेद जो है ना 129 कह रहा है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख और न्यायालय होना। याद रखें उच्चतम न्यायालय का अभिलेख और न्यायालय होना क्या अनुच्छेद 129 में बताया गया। चलिए अगला देखते हैं क्या है। इसके बाद कह रहा है अनुच्छेद 143 में क्या है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। कहने का अनुच्छेद 143 में जो है ना उच्चतम न्यायालय से जो है ना परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। अगला क्या है अनुच्छेद 148 याद रखिएगा भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग को जो अनुच्छेद 148 है ना भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया। अगला क्या अनुच्छेद 149 जो है ना नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है ना उसके कर्तव्य और शक्तियाँ के बारे में दर्शाया गया। और अनुच्छेद 153 में याद रखिए क्या है राज्य के राज्यपाल, जो राज्य के जो है ना राज्यपाल के बारे में ये पूरा इसमें दिया गया अनुच्छेद 153 जो है। इसमें अनुच्छेद 161 याद रखिए राज्यपाल को क्या क्षमादान की शक्ति। याद रखिए जो राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति जो है ना अनुच्छेद 161 में है। उसके बाद याद रखिए अनुच्छेद 165 में जो है ना राज्य की महाअधिवक्ता। याद रखिए जो राज्य की महाअधिवक्ता है जो अनुच्छेद 165 के अंतर्गत आता है। इसमें याद रखिए अनुच्छेद 213 में याद रखिए कौन है, विधानमंडल में अध्यादेश क्या प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति है। अगले चलिए हम क्या अब याद रखिए अनुच्छेद 214 जो है ना राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। याद रखिए राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के जो बारे में आप लोग को अनुच्छेद 214 में बताया गया। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। और याद रखिए अनुच्छेद 215 में जो है ना आप लोग को उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। याद रखिए अनुच्छेद 215 में क्या उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। इसके साथ याद रखिएगा अनुच्छेद 226 में आप लोग कुछ रीट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति। याद रखिए जो कुछ रीट निकालने के लिए जो है ना आप लोग को उच्च न्यायालय की शक्ति इसमें प्रदान किया गया। अब चलिए और हम लोग क्या है कि आप लोग याद अनुच्छेद 246 ए। याद रखिए अनुच्छेद 246 ए जो है ना आप लोग को किसके बारे में, जीएसटी के बारे में। जो जीएसटी जो है ना लगा गया है अनुच्छेद आप लोग को किस में आता है 246 ए के अंतर्गत आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीएसटी का अनुच्छेद। किस को बोल देगा क्वेश्चन में कि अनुच्छेद जो जीएसटी जो है ना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 246 ए के आता है। इसी तरह से पूछ दिया जाएगा आप लोगों की अंतर्राज्य परिषद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा आप लोग अनुच्छेद जो है ना 263 के अंतर्गत आता है। इसी तरह से आप लोग पूछेगा कि संचित निधि जो है ना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 266 जो आप लोगों को अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। फिर इसी में याद रखिए 267 जो है ना अनुच्छेद किसमें, आकस्मिकता निधि के बारे में। इसको याद रखिए अनुच्छेद जो है ना 280 वित्त आयोग। याद रखिए 280 जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वित्त आयोग। याद रखिए वित्त आयोग। इसको याद रखिए आप लोग को अनुच्छेद जो है ना 300 जो है ना को 300 का जो को जो है संपत्ति का अधिकार। याद रखिए जो संपत्ति का अधिकार जो है ना आप लोग को अनुच्छेद 300 को में बताया गया कि संपत्ति का आधार जो अधिकार दिया गया। इसके बाद क्या अनुच्छेद 315। याद रखिए अनुच्छेद 315 जो है ना संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। याद रखिए जो संघ और राज्य के लिए जो लोक सेवा का आयोग है किसमें दिया गया, अनुच्छेद 315 में दिया गया। क्वेश्चन पूछेगा कि आप लोग को जो अनुच्छेद 324 में कौन कौन है, तो याद निर्वाचनों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। याद रखना जो आप लोग को 324 जो है ना निर्वाचन के
अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। फिर से क्वेश्चन पूछ देगा आप लोगों को कि अनुच्छेद 338 में क्या आता है? याद रखिए, अनुसूचित जाति का आयोग। याद रखिएगा, अनुसूचित जाति का आयोग जो है ना आप लोग को, अनुसूचित जाति का आयोग 338 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। फिर से पूछेगा अनुच्छेद 338A में, तो याद अनुसूचित जनजाति, ये दो आप लोग को याद रखिए, एगो होता है SC और एगो ST होता है। तो SC जो है ना आयोग है किसमें? 338 में, और ST जो है आयोग क्या है? 338A में है। इसी के साथ 343 याद रखिएगा, संघ की राजभाषा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 343 जो है ना संघ की राजभाषा के बारे में बताया गया है। अगला क्या है? 352, याद रखिए 352 जो है ना आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। याद रखिए, जो आपातकाल का उद्घोषणा का जो प्रभाव होता है 352 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। इसको याद रखिए, अनुच्छेद जो है ना 356, याद रखिए अनुच्छेद 356 जो है ना राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। याद रखिए, जो राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध जो है ना आप लोग को अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। और याद रखिए अनुच्छेद जो है 360 जो है ना आप लोग को वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध। इसके साथ याद रखिए अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन करने की जो संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया जो है ना अनुच्छेद 368 में बताया गया। और जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए तो आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। डेली टेस्ट सीरीज आप लोगों को कराया जाएगा, डेली टेस्ट आप लोग को CBT बेस्ड टेस्ट कराया जाता है। और ये आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग याद रखिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर जो है ना 7063767919 है। आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। 10 दिन में कम से कम 20 टेस्ट सीरीज कराया जाएगा, और फुल टेस्ट सीरीज, उसके साथ साथ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, उसके साथ साथ मिक्स प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज कराया जाएगा। तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही मिनिमम आप लोग को मनी लग रहा है, मात्र आप लोग को 200 रुपया लग रहा है, और उसमें भी आप लोग को छूट दिया जाएगा। तो आप लोग जितना भी स्टूडेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। और आप लोग जितना मैं आप लोग को अनुच्छेद जो अभी जितना भी बताया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अगर अनुच्छेद में जब भी क्वेश्चन आप लोग को बिहार LRC, अमीन, क्लर्क और ASO में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इतना ही अनुच्छेद के अंतर्गत आप लोग के क्वेश्चन आएगा। इससे ज़्यादा मत पूछिएगा, पढ़िएगा आप लोग जितना भी, इससे ज़्यादा आप लोग अनुच्छेद से ज़्यादा मत पढ़िए, क्योंकि अनुच्छेद बहुत ज़्यादा है लेकिन उतना आप लोग पढ़ नहीं पाइएगा। लेकिन आप लोग को इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो है ना मैं आप लोग को बता दिया हूँ। कम से कम इसको 2 से 3 बार एक बार पढ़ लीजिएगा, और इसका PDF मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल और आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि आप लोग को मेरे चैनल पर जो बिहार LRC का अमीन और क्लर्क के लिए लाइव प्रैक्टिस सेट शाम को 7:30 बजे कराया जाता है, और रात में आप लोग को 10:30 बजे कराया जाता है।